सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2018 सिविल इंजीनियरिंग कंटेंसिंग मटेरियल अकाउंट एंड इंटरप्रेसिंग डेवलपमेंट साल पेपर मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साल पेपर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। निर्माण प्रबंधन को परिभाषित करें और निर्माण प्रबंधन की वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या करें। बहुत तेज निर्माण प्रबंधन को परिभाषित करें और निर्माण प्रबंधन की वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या करें। उत्तर, निर्माण प्रबंधन विभिन्न वर्गों के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को किसी निर्माण कार्य पर इस प्रकार स्थापित करना कि वह सब एकजुट होकर एक दिशा में आगे बढ़ते हुए परियोजना को निर्धारित समय एवं लागत में पूर्ण कर दें, निर्माण प्रबंधन कहलाता है। निर्माण प्रबंधन के लिए कुशल तथा अनुभवी प्रबंधक को होना आवश्यक है। प्रबंध एवं प्रबंधन के बगैर सामग्री, मशीनें तथा श्रमिकों में कोई तालमेल नहीं बन पाता है। आवश्यकता, निर्माण प्रबंधन निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के लिए। बी, निर्माण सामग्री तथा श्रम का अपव्यय रोकने के लिए। सी, परियोजना की लागत को निर्धारित सीमा में रखने के लिए। डी, निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों में सहयोग बनाए रखने के लिए। ई, निर्माण स्थल पर सुरक्षित तथा उत्तम कार्य करके वातावरण बनाए रखने के लिए। एफ, निर्माण स्थल पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। प्रश्न 1 बा, हल्की, भारी और औद्योगिक निर्माण में निम्न को वर्गीकृत कीजिए। पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, ताप विद्युत संयंत्र, आवासीय भवन, राष्ट्रीय हाईवे, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सिंथेटिक फाइबर प्लांट, उर्वरक कारखाना, बांध। उत्तर, फर्स्ट, पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, भारी निर्माण। सेकंड, ताप विद्युत संयंत्र, औद्योगिक निर्माण। थर्ड, आवासीय भवन, हल्की निर्माण। फोर्थ, राष्ट्रीय हाईवे, भारी निर्माण। फाइव्थ, पेट्रोलियम रिफाइनरी, औद्योगिक निर्माण। सिक्स, सिंथेटिक फाइबर प्लांट, औद्योगिक निर्माण। सेवंथ, उर्वरक कारखाना, औद्योगिक निर्माण। एट्थ, बांध, भारी निर्माण। प्रश्न 1 योजना की वस्तुएं क्या हैं? उत्तर, आयोजन का उद्देश्य, आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसी परियोजना को उपलब्ध साधनों द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के व्यवहारिक कार्यक्रम निर्धारित करना है। आयोजन का आधार निम्न है। नक्शे का एस्टीमेट, निर्माण सामग्री, श्रमिक, यातायात के साधन। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एक्सपेंशन डेवलपमेंट। औजार व मशीन। सिक्स, निर्माण विधि। सेवंथ, उपकरणों की मरम्मत। एट्थ, स्थल सुरक्षा। नाइन्थ, श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं। टेंथ, प्रोत्साहन। 11, संचार व्यवस्था। 12, वित्तीय लागत। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। समय निर्धारण से आपका क्या तात्पर्य है? समय निर्धारण के लाभ लिखिए। उत्तर, समय निर्धारण का अनुसूचन, आयोजन की विभिन्न प्रक्रियाओं को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रम में रखना जिससे एक संपूर्ण कार्य व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, अनुसूचन कहलाता है। अनुसूचन में संक्रियाओं का प्रारंभ एवं समापन का समय निर्धारित किया जाता है, अर्थात इन्हें समय के पैमाने पर उतार लिया जाता है। यह विभिन्न क्रियाओं की निर्माण अवधि को दर्शाने की एक ग्राफीय विधि है। अनुसूचन के लाभ: फर्स्ट, क्रियाओं की सूची। सेकंड, निर्माण समय का ज्ञान। थर्ड, कुल अवधि। फोर्थ, निर्भरता। फाइव, निर्माण कर्मी। सिक्स, सामग्री का ब्यौरा। सेवंथ, उपस्कर व्यवस्था। एट्थ, धन का आवंटन। नाइन्थ, प्रगति की तुलना। 10, संसाधनों का उत्तम उपयोग। 11, सुनिश्चित समापन। प्रश्न 2 सीपीएम के फायदे और नुकसान क्या हैं? उत्तर, क्रांतिक गतिविधि के गुण दोष निम्न हैं। फर्स्ट, प्रबंधक निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों, सामग्री, मशीनों
मशीनों इत्यादि की समय पर व्यवस्था कर सकता है। संक्रियाओं का अनुकरण बन जाता है और सब कार्य आयोजन के अनुसार चलता रहता है। थर्ड, निर्माण इंजीनियरिंग परियोजना कार्य पर अधिक प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण रखता है। फोर्थ, एक संक्रिया के उपलब्ध श्रमिकों तथा मशीनों को किसी अन्य आवश्यक संक्रिया पर भेजा जा सकता है। 5, नेटवर्क के कारण विभिन्न संक्रियाओं में आपसी गड़बड़ नहीं हो पाती, सभी संक्रियाएं स्पष्ट रूप से सामने रहती हैं। 6, निठल्ला, समय समाप्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप परियोजना की लागत तथा समय दोनों में बचत रहती है। प्रश्न 2 ट्रेड यूनियन क्या है और उसके कार्य क्या हैं? श्रमिक तथा काम उत्तर, श्रमिक तथा कामगारों ने अपनी सेवाओं को अधिकतम मूल्य प्राप्त करने तथा अपने हित की रक्षा करने के लिए अपनी इच्छा से आपस से मिलकर संगठन बनाए हैं जो ट्रेड यूनियन कहलाते हैं। कार्य, फर्स्ट, यह मालिकों तथा श्रमिकों के मध्य एक प्रभावकारी कड़ी का कार्य करती है। सेकंड, यह मालिकों के सम्मुख श्रमिकों की कठिनाइयां समस्याएं विविध ढंग से रखती हैं। थर्ड, मालिकों द्वारा श्रमिकों की उत्पीड़न को कम कराती हैं। फोर्थ, श्रमिकों के कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम अपनाती हैं। 5, पीड़ित श्रमिकों को आवश्यक होने पर कानूनी सलाह प्रदान करती हैं। प्रश्न 3, किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। आ, प्रगति के नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रगति नियंत्रण सिविल निर्माण कार्य खुले हो सकते हैं जहां इसे धूप, वर्षा, ठंड, कोहरा, पानी, बाढ़, हिमपात, अग्निकांड, रात का अंधकार, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रहार इत्यादि अनेक प्रकोपों को झेलना पड़ता है। समय पर निर्माण सामग्री का उपलब्ध न होना, उपस्करों का ठीक से हरकत न करना, श्रमिकों का काम छोड़कर भाग खड़े होना, वित्तीय साधनों का कम पड़ जाना, निर्माण स्थल किसी अप्रिय घटना का घट जाना, ऐसे अनेक कारण हैं जो कार्य की प्रगति का प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, प्रगति पर नियंत्रण रखने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि निर्माण कार्य आयोजनों के अनुसार चल रहा है और समय पर पूर्ण हो जाएगा। सेकंड, परियोजना का स्वामी अथवा निर्माण विभाग संतुष्ट रहता है कि इसका जो धन व्यय हो रहा है उसका संतोषजनक लौट उसे मिल रहा है। थर्ड, निर्माण स्थल पर एकत्रित सामग्री, मशीनों तथा श्रमिकों की उचित तथा पूर्ण उपयोग हो रहा है, कुछ व्यर्थ नहीं जा रहा। फोर्थ, प्रगति नियंत्रण से अंतरिम भुगतानों के प्रति कोई संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रगति ठीक है, चालू भुगतान में अधिक है। 5, प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर सुधार तरीके अपनाए जा सकते हैं और मंद प्रगति को उत्तम प्रगति में बदला जा सकता है। प्रश्न 3 अवधि के उत्पादन और उत्पादकता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अवधि के उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। अवधि के उत्पादन कहलाते हैं, यह उत्पादन प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे उत्पादन प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसे उत्पादन प्रबंधक की देखरेख में आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक किया जा सकता है। उत्पादकता किसी भी औद्योगिक निर्माण में बन रही वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसके उत्पादन प्रबंधन द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता के अनुसार उसकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कम अथवा अधिक की जा सकती है या पूर्ण रूप से बाजार में वर्तमान रूप से आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसी नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को उत्पादक प्रबंधक कहा जाता है। प्रश्न 3 कार्य प्रभारित और आकस्मिक और नियमित स्थापना के बीच भेद हैं। उत्तर, असंधान कार्यों से लोक निर्माण विभाग का कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसीलिए स्थापना यंत्रों संयंत्रों का व्यय भी एस्टीमेट में प्रतिशत रूप में जोड़ दिया जाता है। यह अधिमार 10% से 15% लिया जाता है। विभाग के ऐसे कर्मचारी जो किसी कार्य विशेष की निर्माण अवधि तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, कार्य प्रभारित कर्मचारी कहलाते हैं। जब इनकी आवश्यकता अचानक कम समय के लिए होती है तो इन्हें आकस्मिक स्थापना कहते हैं, जो कि कार्यकाल के समय तक प्रभावी रहते हैं, परंतु जब काम में निरंतरता बनी रहती है तो इन्हें नियमित कर दिया जाता है। इनके
कार्य के अनुसार भी नियमित स्थापना की जाती है। आप इम्प्रेस्ड खाते से क्या समझते हैं? अनियमितताओं से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे? उत्तर: सरकारी कार्य के हित में किसी अधीनस्थ कर्मचारी को छोटे छोटे सरकारी भुगतानों के लिए दी गई उपयुक्त धनराशि अग्रदाय कहलाती है। अग्रदाय धारक को भुगतान से पूर्व अग्रदाय दाता की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भुगतान के पश्चात उसे इसका विविध लेखा पेश करना होता है। पहला, वाउचरों पर उसकी लिखित अथवा काट पीट करना तथा उन्हें प्रमाणित न करना। सेकंड, नकदी पर्चा तथा वाउचरों पर वांछित प्रमाण पत्र अंकित न करना। थर्ड, वाउचरों की तिथि तथा क्रमानुसार लेखा प्रपत्र पर न चढ़ना। फोर्थ, लेखा को निर्धारित तिथि पर बंद न करना। 5, लेखे के साथ वाउचरों को संलग्न न करना अथवा अधूरा लेखा प्रस्तुत करना। 6, अग्रदाय धन को अपने निजी कार्यों पर व्यय कर लेना अथवा स्थायी तथा अस्थायी अग्रदायों को गड़बड़ कर देना। प्रश्न 4 निम्नलिखित को परिभाषित करें। नकद, पुस्तक और संवितरण अधिकारी। उत्तर: सरकार द्वारा निजी अधिकारियों को सरकारी धन की प्राप्ति तथा भुगतान करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO कहते हैं। प्रायः यह राजपत्रित अधिकारी होते हैं। सरकारी धन को अपनी देखरेख में सुरक्षित रखने तथा इसका दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी होती है। रोकड़ तथा नकदी। एक सामान्य व्यक्ति केवल करेंसी नहीं तथा सिक्कों को रोकड़ के रूप में जानता है, परंतु सार्वजनिक निर्माण लेखों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी पत्र रोकड़ी माना जाता है। नंबर 1, करेंसी नोट। नंबर 2, वैध सिक्के। नंबर 3, डिमांड ड्राफ्ट। नंबर 4, प्रेषण अंतरण रसीदें। 5, पोस्टल ऑर्डर। 6, रसीदी टिकट। रोकड़ बही या कैश बुक। सभी नकद लेन देन का ब्यौरा क्रमवार तथा तिथिनुसार एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है, जिसे रोकड़ बही कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथा मूल अभिलेख है और उसको सही तथा संतोषजनक रूप में रखने की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO की होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। स्थायी अग्रिम ट्रेजरी चालान क्या है? उत्तर: अस्थायी अग्रिम पारित किए गए कुछ विशेष बिलों का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी को जो अग्रिम धन दिया जाता है उसे अस्थायी अग्रादाय कहते हैं। अस्थायी अग्रादाय में बिलों के भुगतान के लिए इस पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है, जबकि अस्थायी अग्रादाय से पूर्व स्वीकृत बिलों का ही भुगतान होता है। यही दोनों में मूल अंतर है। अस्थायी अग्रिम छोटे मोटे भुगतान एवं विभिन्न खुदरा खरीद के लिए किसी विशेष सरकारी कर्मचारी को जो एक निर्धारित धनराशि स्थायी तौर पर पेशगी के रूप में स्वीकृत की जाती है, उसे अस्थायी अग्रादाय कहते हैं। उस कर्मचारी के पास स्वीकृत धनराशि रोकड़ अथवा भुगतान के वाउचरों के रूप में सदा बनी रहती है। वाउचरों को लेखे सहित वितरण अधिकारी को पेश करने पर खर्च की गई राशि उसे नकद चेक द्वारा पुनः प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अग्रादाय की निर्धारित राशि उसके पास सदा बनी रहती है। नंबर 3, ट्रेजरी चालान। ट्रेजरी बैंक में सरकारी धन जमा करने के लिए एक प्रपत्र भरना होता है। इस प्रपत्र को ट्रेजरी चालान कहते हैं। ट्रेजरी चालान 2 प्रतियों में भरकर धन के साथ ट्रेजर बैंक में प्रस्तुत किया जाता है। अपने रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि पर बैंक दूसरी प्रति ट्रेजरी को भेज देता है। ट्रेजरी में इसे चालान के आधार पर धनराशि संबंधित खाते में जमा दिखा दी जाती है। प्रश्न 5, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? संपत्ति, देयदाताएं, निर्गत दर। संपत्ति किसी समय पर भंडार में उपलब्ध सामग्री जिसका क्रय मूल्य
चुका दिया जाता है। भंडार की परिस्थिति असेट्स कहलाता है। परिचय में विभाग की भूमि, भवन, सामान, मशीन इत्यादि जिनका स्पष्ट रूप में स्वामी की लागत की भी गणना की जाती है। देयताएं किसी समय पर भंडार में उपलब्ध सामान जिसका भुगतान देय है भंडार की देनदारी कहलाता है। यदि विभाग के सप्लायर ठेकेदार को कोई वैध भुगतान करना है तो वह विभाग की देनदारी के अंतर्गत आता है। नंबर 3, निर्गत दर। भंडार से जिस दर पर कोई सामान किसी कार्य के लिए निर्गत किया जाता है उस दर को निर्गत दर कहते हैं। निर्गत दर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित व्यय जोड़ दिए जाते हैं। निर्गत दर सामान का मूल मूल्य प्लस भंडार तक ढुलाई प्लस भंडार व्यय। प्रश्न 5, कार्य आदेश और समझौते के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कार्य आदेश का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए दिया गया आदेश। उजरती प्रणाली में छोटे मोटे निर्माण कार्य कराने अथवा सामान की सप्लाई लेने के लिए आदेश जारी किया जाता है। यह एक लिखित इकरारनामा है, ठेका अनुबंध नहीं। कार्य आदेश वही विभाग जारी कर सकता है जिन्हें सरकार ने अनुमति दे रखी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में छोटे मोटे कार्यों के लिए उजरती कार्य अनुबंध पीडब्ल्यूडी द्वारा काम कराया जाता है, जबकि सिंचाई विभाग में कार्य आदेश जारी किया जाता है। कार्य आदेश का पूरा विवरण, स्वीकृत दरें तथा कार्य पूरा करने की अवधि दी जाती है। चालू भुगतान यदि किया जाता है तो उसमें से 10% जमानती राशि के रूप में चालू भुगतान लिया जाता है, जिसे अंतिम भुगतान का बाद लौटाया जाता है। ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़कर जाने पर शेष कार्य अन्य ठेकेदार अथवा दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखकर पूरा कराया जाता है। प्रश्न 5 संक्षेप में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कृत्यों और नियमों को समझाइए। उत्तर, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट अधिनियम। भारत में पेटेंट प्राप्त करे संबंधी नियम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति। सेकंड, आवेदक की जांच। थर्ड, आवेदक को सूचना। फोर्थ, पेटेंट का अनुदान। 5, पेटेंट की अवधि। 6, पेटेंट का प्रतिसंहरण। 7, पेटेंट का अतिलंघन। 8, पेटेंट का समुद्देशन। 9, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट।